और अमरीकी फ़ौजियों ने वहीं से चीख करके बहुत ही ऊंची आवाज़ से हमें रोका। हमने कार्ड वगैरह दिखाया, फिर हम दोबारा कैमरा लगाने लगे। उसके बाद जो बात सामने आई वो बहुत ही अहम थी और उसमें लगा कि उस दिन हमारी जान जाने वाली थी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। आज 9 अप्रैल है। आज ही के दिन 2003 में अमेरिका ने इराक़ में सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराई थी। आज के इस प्रोग्राम में इराक़ जंग कवर करने के अपने कुछ ज़ाती तजर्बे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जिस दिन 9 अप्रैल 2003 को बगदाद में सद्दाम हुसैन की स्टैचू को फ़िलिस्तीन होटल के सामने फिरदौस स्क्वायर पर अमरीकी फ़ौजी गिरा रहे थे, उसी दिन मैं ईरान बॉर्डर पार करके इराक़ी कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल पहुंचा था। आज के इस प्रोग्राम में दूरदर्शन के वर्ल्ड व्यू इंडिया प्रोग्राम के लिए मेरे ज़रिए की गई कवरेज की आप कुछ झलकियां भी देखेंगे। इस प्रोग्राम के चीफ एडिटर इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर जर्नलिस्ट सईद नकवी थे। ये प्रोग्राम इराक़ जंग के दौरान मंडे से फ्राइडे हर रात 10 से 10:30 बजे दूरदर्शन पर दिखाया जाता था, जिसकी टीआरपी पूरे देश के सभी चैनलों की कुल मिलाकर टीआरपी से कहीं ज़्यादा थी। इराक़ जंग के इस ख़ास प्रोग्राम के इश्तहारात दूरदर्शन की तरफ से मुल्क के सभी बड़े अखबारात में अक्सर छपते थे। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि इस कार्यक्रम को दुनिया भर के लोग देख सकें। इराक़ जंग की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अमेरिका ने कुवैत की तरफ से इराक़ पर 19 मार्च 2003 को हवाई हमले शुरू किए और 20 मार्च को अमेरिकी फ़ौजी बसरा के रास्ते इराक़ में घुस गए। बगदाद में शुरू में दुनिया भर के जर्नलिस्ट अल मंसूर होटल में रखे गए थे, लेकिन बाद में उस पर एक मिसाइल गिरने के बाद सभी जर्नलिस्ट्स को फ़िलिस्तीन होटल में शिफ्ट कर दिया गया था। 9 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की स्टैचू फ़िलिस्तीन होटल के सामने फिरदौस स्क्वायर पर ही गिराई गई थी ताकि दुनिया भर के मीडिया में अच्छी कवरेज मिल सके। आगे बढ़ने से पहले सईद नकवी साहब का इस दूरदर्शन पर किए गए कार्यक्रम के बारे में, वर्ल्ड व्यू इंडिया के बारे में क्या कहना है ये सुन लीजिए और इसमें मेरा क्या रोल था वो भी आपको बता रहे हैं। जब से मैंने विलायत में जर्नलिज्म की संडे टाइम्स के साथ मैं देखता था कि वहाँ के कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो जाके खिड़की से अपना कैश देते हैं, एयर का टिकट ले लेते हैं और जाके दुनिया को कवर करते हैं। मैं वापस आया तो मैंने कहा साहब ये हिंदुस्तान का जर्नलिस्ट दुनिया को अपनी नजर से कब देखेगा। ये एक खलिश सी रही। उसी के तहत जब ये हुआ कि साहब गल्फ वॉर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म तकरीबन होने वाली है, ये हुआ कि भाई एनईए में हमारे एक दोस्त थे, उनका भी मैं नाम ले ही लूं, राजन अभियांकर, वो सेक्रेटरी थे। उन्होंने जब ये सुना, कह लगे भाई ये तो मेरे दिमाग की चीज है, वो ये कि एक थर्ड आई टेलीविजन, थर्ड आई उनका मतलब था शिव की तीसरी आंख, वो दुनिया में होना चाहिए। ये बीबीसी सीएनएन के शिकंजे में हम लोग कब जुड़े रहेंगे। तो जैसे ही ये प्रोग्राम, जैसे ये जंग शुरू की बात हुई, ये बात क्लियर हो गई। कुरैशी साहब ने उसके लिए एक जरा सा बजट बना दिया और जनाब 4, 5, 6 आपको भेजा गया मोसुल, नॉर्दर्न इराक और ये लेबनान और उसके बाद तमाम ये बगदाद में चले गए। बीबीसी के थे सतीश जेकब और संकर्षण ठाकुर और ये साहबजादी जिनका नाम हरिंदर बवेजा। ये तो इस तरह से कोई 8-10 कॉरेस्पॉन्डेंट्स मिडिल ईस्ट में पहली दफा हिंदुस्तान के जर्नलिज्म की तारीख में गए
और उन्होंने वहां से जो, अच्छा यहाँ पे कहा यह जाता था कि आप लोग ये फॉरेन अफेयर्स हम इसलिए नहीं करते कि इसकी टीआरपी रेटिंग नहीं है। उन दिनों में चल रहा था यहाँ कौन बनेगा करोड़पति, इसके लिए एविडेंस के लिए आप चले जाइए कुरैशी साहब के पास। कौन बनेगा करोड़पति की रेटिंग्स दुनिया में सबसे हाई थी, हिंदुस्तान के अंदर सबसे हाई थी। साहब ये प्रोग्राम 1 घंटे का होता था शाम को, और इसमें आप लोग हिंदुस्तान की नजर से क्या दिखाई दे रहा है इस जंग जिसका की असर हिंदुस्तान पे होने वाला है, वो साहब इतना मकबूल हुआ कि उसकी रेटिंग्स अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति से ज्यादा निकल गई। लेकिन कहा आज तक ये जाता कि यार फॉरेन अफेयर्स असल में कोई देखता नहीं है। बहरहाल उसमें आप काजमी साहब का, साहब मैं क्या बताऊं, इत्तेफाक से ये अंधे के हाथ बटेर लग गई। और वो बटेर जो थी, जिनका के नाम सैयद मोहम्मद काजमी था, उन्होंने क्या किया कि वो अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। लिहाजा उस खित्ते के जितने भी लोग थे उन सब तक इनको पहुंचने में बड़ी सहूलियत थी। और इनका कवरेज, अरे साहब अगर ये प्रोग्राम चलता रहा होता तो इस वक्त ये दुनिया के टॉप इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोग्राम्स में से होता, क्योंकि इन्होंने कई स्कूप्स किए। मसलन ये कि अहमद शराबी बने प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहला इंटरव्यू काजमी साहब का। इसी तरह के और तमाम किस्से हैं। इन्होंने जो जो देखा और जो जिस तरीके से इन्होंने कवर किया। अच्छा, एक आदमी, वही कैमरामैन, वही साउंड रिकॉर्डिस्ट और वही जनाब भेजता रहे। ये काम इन्होंने बहुत ही दयानतदारी और बहुत ही मेहनत और बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ किया। इस बात पे मैं, ये वही इब्तिदा थी मेरी इनकी दोस्ती की। आइए आपको शुरू से बताता हूँ। जंग शुरू होने के कुछ ही दिन में मैं बग़ैर कैमरा और बिना कैमरामैन के ईरान के लिए रवाना हो गया। कैमरामैन की चूँकि वीज़ा नहीं हुई थी, ईरान की सरकार जर्नलिस्ट को वीज़ा देने में प्रोसेस में थोड़ा टाइम लेती है, और मेरे पास वीज़ा जर्नलिस्ट की मौजूद थी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं जाता हूं। और वहीं लोकल, चूँकि मैं एक लंबे अरसे से ईरान के मीडिया से जुड़ा हुआ था, वहाँ मेरे बहुत से लोग जानने वाले थे, पत्रकार। मुझे वहाँ उम्मीद थी कि वहाँ मुझे कैमरे का और कैमरामैन का इंतज़ाम हो जाएगा। शुरुआत में मुझसे कहा गया था कि मैं इराक़ जंग से मुताल्लिक़ ईरान से रिपोर्टिंग करूँ, और अगर मौका लग सके तो इराक़ में अंदर जाकर के रिपोर्टिंग पेश करूँ, ताकि दूरदर्शन पर कवरेज और बेहतर हो सके। इस दौरान जब मैं तेहरान में पहुंचा तो बहुत सी खबरें मैंने की, तकरीबन 1 हफ़्ता में वहाँ रहा, और उस दौरान जो सबसे बड़ा इंटरव्यू मैं कर सका वो इराक़ के सबसे बड़े टावरिंग पर्सनालिटी, अपोजिशन लीडर जो सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ एक तरह से ईरान में मौजूद थे, वो आयतुल्लाह बाक़र अल हकीम थे। उनका मैंने इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू भी बहुत दिलचस्प था। मैं चूँकि अरबी ज़बान फ्लुएंटली बोल नहीं सकता, मैं फ़ारसी जानता हूँ। मैंने उनसे फ़ारसी में सवालात किए ताकि सवाल एक्यूरेट रहें, और उन्होंने अरबी में जवाब दिया। मैं अरबी इतनी समझ लेता हूँ जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मैं बहुत ही फ्लुएंसी के साथ अरबी नहीं बोल सकता। बहरहाल इस तरह से ये इंटरव्यू किया, और उसके बाद मैंने वहाँ कोशिश की कि मैं किसी तरह से इराक़ पहुँचूँ। तो कुर्दिस्तान के कुछ लीडर्स जो तेहरान में थे, उनके ज़रिए एक रास्ता बना, और मैं ईरान के जो अज़रबैजान वाला इलाक़ा है वहाँ पर उरूमिये, वहाँ से मुझे कुछ कुर्द लोग बॉर्डर पार कराने के लिए लेकर के गए, और वो बहुत ही दिलचस्प वाक़या था। मेरे साथ उरूमिये से इराक़ जाने वाले एक और वेस्टर्न मुल्क के पत्रकार थे, और हम दोनों एक टैक्सी में वहाँ पर बॉर्डर तक पहुँचे, और बॉर्डर से पार जो कुर्दिस्तान के लोग थे उन्होंने हमें कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया। ये जब मैंने उस वक्त रास्ते से
फ़ोन किया अपने एडिटर को और अपने जो टीम थी दूरदर्शन के इस प्रोग्राम की, तो उसमें बहुत एक्साइटमेंट था। मेरी कोशिश थी कि मैं हर तरह से कोशिश करूं कि बेहतर से बेहतर इराक़ जंग की कवरेज कर सकूं। जब मैं 9 अप्रैल को अरबिल पहुंचा, होटल में मैंने टेलीविज़न स्विच ऑन किया तो उस वक्त सद्दाम हुसैन की स्टैचू गड़ाई जा रही थी बगदाद में फिरदौस स्क्वायर पर। फिर वहाँ जो खुशी का माहौल था सद्दाम हुसैन की हुकूमत के गिरने पर, ख़ास तौर पर कुर्दिस्तान में, उसके बारे में मैंने रिपोर्टिंग की। और उसके बाद वहाँ रहते हुए, चूँकि मैंने लोकल एक कैमरामैन को हायर किया था, कैमरे का इंतज़ाम किया था, तो मुझे अच्छी जानकारी वाला कैमरामैन मिला था और उससे उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे वहाँ की हुकूमत में। उसके ज़रिए मुझे ये बहुत आसानी थी कि जिस दिन अमेरिकन किसी नए शहर में पहुँचते थे उसकी इत्तला मुझे पहले मिल जाती थी, और अमेरिकन फ़ौजी जिस दिन पहुँचते थे उसी दिन मैं भी पहुंच जाता था अपने कैमरे के साथ। तो इसमें बहुत ही दिलचस्प ये रहा कि वहाँ से मैंने मौसुल कवर किया। जब अमेरिकी फ़ौजी वहाँ पहुँचे, मैंने अपनी आँखों से बैंकों को लुटते हुए देखा, गोलियाँ चलते हुए देखा, अमेरिकी फ़ौजी बैंकों की लूट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा किरकुक जो तेल का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और जो कुर्दिस्तान, कुर्दों और अरबों के बीच में एक तरह से झगड़े की वजह भी है, किरकुक की भी आज़ादी देखी। सद्दाम हुसैन का शहर तिकरीत, वो भी मैंने देखा जिस दिन अमरीकी फ़ौजें वहाँ पर थीं। और मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, जर्नलिस्ट होने के नाते, अगर कुछ लोग आप में ज़ाहिर है जर्नलिस्ट होंगे जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उसमें हमें इत्तफाक से दजला नदी के पुल पर एक ऐसी रिकॉर्डिंग मिल गई। हम ऐसे मौके पर पहुंचे जब कुछ इराक़ियों को अमरीकी फ़ौजी गिरफ़्तार कर रहे थे, ये कहते हुए कि ये सद्दाम के चाहने वाले हैं। और उस वीडियो की पूरी दुनिया में किसी के पास वो वीडियो नहीं थी, वो सिर्फ हमारे पास थी। और उसको APTN जो ब्रिटिश एक कंपनी है उसने हमसे लिया और उसकी अच्छी खासी जो हम दिल्ली भेजते थे अपनी फीड, उसमें उन्होंने कंसेशन किया। यानी उस ज़माने में तकरीबन $2000 की हमें छूट दी APTN ने, हमारी उस छोटी सी एक वीडियो की वजह से। तो ये इस किस्म के बहुत ही दिलचस्प तजर्बे रहे। उसके अलावा जो हमने देखा, इसके बाद मैं करबला गया 2003 में। इमाम हुसैन के चेहलुम की रिपोर्ट पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छे अंदाज में देखी गई, चूँकि सद्दाम हुसैन के ज़माने में वहाँ के शिया मुसलमानों को ये आज़ादी नहीं थी कि वो मुहर्रम और चेहलुम में खुल कर के आज़ादारी कर सकें। लेकिन सद्दाम हुसैन की हुकूमत के गिरने के बाद ये पहला चेहलुम था जब इराक़ में लाखों की तादाद में इराक़ी इकट्ठे हुए थे और वो बहुत खुल कर के उन्होंने मातम किया। उसकी भी एक रिपोर्ट हमारे पास है, उसकी भी हो सकता है हम कुछ झलक दिखा सकें। तो ये तजर्बात बहुत ही अहम रहे। उसके अलावा फलूजा में सबसे पहले अमेरिका के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू हुए। फलूजा बगदाद से वेस्ट में एक शहर है जो बहुत ही मजहबी नज़रिए से सुन्नी हजरात का बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है। वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि मक्का के बाद में सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मस्जिदें हैं। और जो अमरीकी थे उनसे जो नाराज़गी थी वो ये थी कि वो उन्होंने स्कूलों पर कब्ज़े कर लिए थे। ये और वहाँ उनको ये भी शिकायत थी कि अमरीकी फ़ौजी उनकी औरतों को, उनकी विमेन फ़ोक को देखते थे और इस वजह से उन्हें गुस्सा था और वो शहर से बाहर उनको निकालना चाहते थे। वो स्टोरी भी मैंने कवर की फलूजा से। इसके अलावा बगदाद के साउथ में बहुत से जगहों पर हम गए जिसमें बसरा, पूरे मुल्क में हालात कैसे भी हों, बगदाद में बहुत ही शाम में कर्फ्यू लग जाता था, शाम में होटल वगैरह नहीं खुलते थे, लेकिन बसरा में रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक भी होटल खुलते थे और लोगों की ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल थी। उसके अलावा उम्मे क़स्र जो बिल्कुल कुवैत से लगा हुआ है, वहाँ से, नासिरिया से, नजफ़ से, करबला से, इन सब शहरों से मैंने रिपोर्टिंग की है। इस दरमियान ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ
ये मैंने स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, जो जो चीज़ें मुझे याद आती जा रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस दौरान मैं बहुत ही आज़ादी के साथ, बहुत ही खुल करके पूरे मुल्क में ट्रैवल करता था, और उस वक्त ख़तरा नहीं था जब तक ना सुन्नी शिया के नाम पर कोई किसी किस्म का कोई, जो अमरीकनों ने आने के बाद हालात ख़राब करने की कोशिश की, ना वो था, और ना ही कोई आतंकवाद की कोई वाक़यात होते थे। इसलिए ऐसा लगता था कि बहुत आसान है सब जगह जाना। लेकिन उस वक्त भी फ़िलिस्तीन होटल में, जो बगदाद में दुनिया भर के रिपोर्टर्स थे, वो उनमें से बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो होटल की लॉबी में पूरा दिन बैठ कर के गुजारते थे। कोई ख़बर उन्हें छोटी मोटी कहीं से मिली, उसी को एक बड़ी सी खबर बना करके पेश कर दिया अपने मुल्कों के टेलीविज़न चैनलों को, और वो डरे रहते थे कि जंग में उनको कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। मैंने इस दौरान, इस कवरेज के दौरान कई जगह मौत को बहुत नज़दीक से देखा है। एक वाक़या बगदाद में हुआ। बगदाद में एक इलाका कहलाता है जदीद बगदाद, यानी न्यू बगदाद। वहाँ उस ज़माने में हथियारों का बाज़ार था, जिसमें पिस्टल और बंदूक ये सब बहुत ही खुले तौर पर बिकती थी। चूँकि सद्दाम हुसैन के ज़माने में वहाँ हथियारों पर कोई लाइसेंस नहीं था, पब्लिकली कहीं भी कोई बेच सकता था, ख़रीद सकता था। इस तरह से एक बाज़ार वहाँ पर था। उसकी मैं रिपोर्टिंग के लिए वहाँ गया, तो ऐसा हुआ कि कुछ देर हमारे कैमरामैन ने कुछ तस्वीरें ली, और उसी बीच में कुछ इराक़ी लोग जो मार्केट में थे, उन्हें हम पर यह शक हुआ कि हम शायद अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे हैं। चूँकि उस वक्त तक उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत हमेशा के लिए चली गई। उस वक्त भी उन्हें ऐसा लगता था कि शायद सद्दाम हुसैन दोबारा आ जाएगा, और ये सब जो कुछ हो रहा है ये सब उसके सामने पेश किया जाएगा, हमें खुल करके बात नहीं करनी चाहिए। इतने डरे हुए थे सद्दाम हुसैन की हुकूमत से लोग। तो ये इन्हें हम पे शक हुआ, चहमे गोइयाँ शुरू हुई। मेरा कैमरामैन जो इराक़ी था, उससे थोड़ी सी बहस होनी शुरू हुई। मुझे ऐसा लगा कि सबके हाथों में हथियार हैं, और बाकायदा वो टेस्ट करने के लिए हवाई फायर करके, टेस्ट करके भी ग्राहक को दिखाते थे कि देखिए ये हथियार इतना अच्छा है। तो मैंने उसको बहुत जल्दी की कि गाड़ी में बैठो और कोई बहस मत करो। वहाँ से हम निकल गए, और वहाँ के बाद एक दूसरी जगह हथियारों का बाज़ार था, वो था अबू ग़रैब जेल के पास। वहाँ हम गए। मैंने देखा वो निस्बतन छोटा बाज़ार था हथियारों का, लेकिन वहाँ एक आदमी बिल्कुल अपाहज, हाथ पैर कटे हुए, लेकिन वो कुछ हथियार, कुछ कारतूस और इस किस्म की चीज़ें बेच रहा था। उसको वहाँ पर जाकर के हमने वो स्टोरी कंप्लीट की। एक तो ये बड़ा वाक़या था। बगदाद में एक और वाक़या हुआ था, जब मैं दूसरी बार अपने कैमरामैन के साथ गया। उस ज़माने में चूँकि हुकूमत गिरते ही अमेरिका ने बहुत बड़ी एक तरह से गलती ये की थी कि इराक़ी फ़ौज और इराक़ी पुलिस को सस्पेंड कर दिया था। बिल्कुल बग़ैर किसी हुकूमत के चलने वाला मुल्क हमने उस वक्त देखा। तो फिर उसके बाद जब उन्हें तजर्बा हुआ, उसके बाद उन्होंने नई फ़ौज की भर्तियां शुरू की। तो ये जो भर्ती के सेंटर हुआ करते थे, वहाँ अक्सर नौजवान आकर के रोज़गार के लिए लाइन में लगते थे, और उसमें अमरीकी निगरानी करते थे, और किसी पर भी उन्हें शक हो जाए तो उस पर गोली चलाना उनके लिए बहुत ही आसान था। मैं और कैमरामैन हम एक अपनी गाड़ी से जब उतरे, तो जाहिर है हाथ में बैग होता है, ट्राइपॉड होता है, कुछ तार, कुछ माइक, इस किस्म की चीज़ें बैग में लेकर के पत्रकार चलते हैं। तो उस वक्त अचानक ऐसा लगा कि अमरीकी फ़ौजी हमें गिरफ़्तार कर लेंगे। उन्हें कुछ शक हुआ, और उसमें अचानक ही कोई एक इराक़ी लड़का आ गया बीच में, और उसको गिरफ़्तार करने लगे, और हम वहाँ से एक तरह से फ़रार हुए। ये बहुत ही ऐसा ख़तरनाक सूरत हाल थी जिसमें कुछ भी हो सकता था। एक और वाक़या, जब हम पहली बार तिकरीत अमरीकी फ़ौजियों के पहुंचने की रिपोर्टिंग के बाद वापस अरबिल की तरफ जा रहे थे, अरबिल की तरफ, तो वहाँ रास्ते में एक चेक पोस्ट था। वो चेक पोस्ट अरबों ने बनाया हुआ था।
उस वक्त तक अरबों में और कुर्दों में नफ़रत ऐसी थी कि वहाँ के जो ट्राइबल हेड्स थे वो इस तरह से कहते थे कि यहाँ अमरीकी आ जाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुर्द नहीं आने चाहिए यहाँ। इतनी इतनी दुश्मनी और नफ़रत थी। तो उस वक्त हम सड़क के किनारे उनके उस चेक पोस्ट का हेड था, उस से इंटरव्यू हम कर रहे थे, और उनके जो मिलिटेंट्स कहिए या फौजी कहिए, प्राइवेट आर्मी के लोग बाकायदा सड़क के दूर दूर दोनों तरफ पोजीशन लिए हुए, अपने बंदूकें तैयार किए हुए वो खड़े हुए थे। और एक चेक पोस्ट ऐसा था जो कुछ ऊंचाई पर उन्होंने बनाया हुआ था, उस पर भी उनके कुछ हथियारबंद लोग थे। इसी दौरान जब हम बात ही कर रहे थे, बहुत बड़ा धमाका हुआ, हमारी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और ऐसा लगा कि शायद बिल्कुल हमारे आसपास कहीं कोई बम गिरा है। पता ये चला कि उनके उनके जो प्राइवेट आर्मी के लोग थे, उनमें से गलती से किसी से मिसाइल फायर हो गई है, मिसाइल या कोई बड़ा हथियार था। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल थी। कुछ सेकंड के बाद एकदम आंखें ज़रा नॉर्मल हुई, उसके बाद हम फिर अपने काम पर निकल पड़े। तो ये बहुत ही गैर मामूली से वाक़यात हैं। बसरा में मैं आपको बताऊं, एक और वाक़या हुआ ऐसा जिसमें बिल्कुल ऐसा लगा जान खतरे में। उस ज़माने में जब मैं इराक़ वॉर कवर कर रहा था, सहारा टेलीविज़न के एक जर्नलिस्ट यहाँ से पहुँचे, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट का रिकमेंडेशन लेकर के बगदाद में मुझसे मिले। तो मैं उनके साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ मैं पहले जा चुका था फिर रिविज़िट करने के लिए, अपनी स्टोरी करने के लिए और उनको पहली बार दिखाने के लिए ले जाता था। तो एक बार ये हुआ कि तिकरीत हम जब इस दूसरी विज़िट में हम पहुँचे इस सहारा टेलीविज़न के जर्नलिस्ट के साथ, तो सद्दाम हुसैन का एक महल वहाँ पर है जो तिकरीत में है। सद्दाम हुसैन अपने ज़माने में तकरीबन हर शहर में अपना महल बनवा करके रखता था, जिससे उसका रोब हर जगह के शहर पर हावी रहे। तो उस महल के सामने अमरीकी फ़ौजियों ने अपने टैंक लगाए हुए थे, उस पर फ़ौजी बैठे हुए थे। हमारे ये जो हिंदुस्तानी अपने जो यहाँ से गए थे सहारा टीवी के, उन्होंने पीस टू कैम उसे कहते हैं जब कैमरे के सामने पत्रकार बोलता है और पीछे कोई बैकग्राउंड में कुछ दिखाना चाहता है। तो इस जर्नलिस्ट ने कहा कि इसको हम दिखाएंगे, तो उन्हें ख़तरा लगा और अमरीकी फ़ौजियों ने वहीं से चीख करके बहुत ही ऊंची आवाज़ से हमें रोका। हमने कार्ड वगैरह दिखाया, फिर हम दोबारा कैमरा लगाने लगे। उसके बाद जो बात सामने आई वो बहुत ही अहम थी और उसमें लगा कि उस दिन हमारी जान जाने वाली थी। वहाँ से दौड़ करके वो दो अमरीकी फ़ौजी आए और उन्होंने पहला सवाल ये किया कि आपने लाइफ सेविंग जैकेट पहनी हुई है या नहीं। हम लोगों ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि हम आप पे फायरिंग करने वाले थे। और उसके बाद वो ज़रा पर्सनल किस्म की बातें करने लगा एक अमरीकी फ़ौजी। उसने मुझसे मालूम किया कि क्या तुम्हारे पास सेटेलाइट फ़ोन है। तो मैंने कहा यहाँ नहीं है, बगदाद में है हमारे पास। तो उसने कहा कि मैं कई हफ्ते से अपनी वाइफ को अमेरिका में नहीं बता सका हूँ अपनी खैरियत। उन्होंने मुझे अपना एक नंबर दिया, उस पर मैंने बगदाद से आकर के फ़ोन किया। उनके फ़ोन पर आंसरिंग मशीन थी, मैंने मैसेज छोड़ दिया कि आपके हस्बैंड खैरियत से हैं। लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक मौका था, इसमें जान जा सकती थी। इराक़ जंग में बहुत ही भरोसे के साथ मैं पूरे इराक़ में घूमा हूँ और मैंने सद्दाम हुसैन के बेटों को, उदय और कुसै को, जहां मौसुल में मारा गया था, मैंने उस जगह से भी रिपोर्टिंग की है। और वहां पर भी अमरीकी फ़ौजी अपनी बंदूकों के साथ तैनात थे और वहां भी काम करना बहुत ही ख़तरे भरा काम था। लेकिन वहाँ से भी मैंने रिपोर्टिंग की दूरदर्शन के इस प्रोग्राम के लिए। मैं अक्सर उन डरने वाले जर्नलिस्ट से मजाक करता था फ़िलिस्तीन होटल में कि आइए बाहर निकलते हैं, चलिए हम साथ चलेंगे रिपोर्टिंग के लिए। पाकिस्तान टीवी जो PTV है, और उसके एक जर्नलिस्ट थे, मैं उनका नाम बताना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन वो भी उन डरने वाले जर्नलिस्ट में थे। और वो जब कभी मैं बाहर से आता था तो वहाँ लॉबी में बैठे हुए मिलते थे। वो पूछते थे दौड़ करके, काज़मी साहब बताइए क्या क्या कुछ खबर है। तो मैं छोटी मोटी खबर उन्हें बता देता था, महज दिलचस्पी बनाने के लिए, और उन्हें ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ नहीं बताया है।
और वो दौड़ करके एक हॉटमेल वो अपना APTN से फ़ोन करते थे, चूँकि इंटरनेशनल फ़ोन करना भी उन दिनों आसान नहीं था, और वो PTV को फ़ोन मिला करके कहते थे एक्सक्लूसिव लिखो, PTV एक्सक्लूसिव लिखो। तो ये इस किस्म के बड़े दिलचस्प किस्म के तजर्बात इराक़ की जंग के मेरे रहे हैं, और पूरे मुल्क को मैंने कोशिश की है, चाहे वो करबला हो, नजफ़ हो, उसके अलावा बगदाद, अरबिल, मौसुल, तिकरीत, साउथ में उम्मे क़स्र, बसरा और बहुत सी जगहों पर जाकर के मैंने रिपोर्टिंग की है। ये बहुत ही दिलचस्प किस्म के तजर्बात हैं जो मैंने सोचा कि आज आपको 9 अप्रैल के मौके पर याद दिला दिया जाए किस तरह से जंग कवर करते हैं जर्नलिस्ट, और कुछ ही लोग होते हैं जो खुल कर के मैदान में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पाते हैं। इस बहुत से तजर्बात हैं जो मैं बता सकता हूं, लेकिन इस छोटी वीडियो में सब कुछ मैं नहीं बता सकता। कुछ लोगों का कहना है कि मुझे इन तजर्बात के बारे में किताब लिखनी चाहिए, जो कि वक्त की कमी की वजह से मैं आज तक नहीं लिख सका। आप बताइए कि क्या इस सब्जेक्ट पर मुझे किताब लिखनी चाहिए? अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।